झारखंड बोर्ड के माध्यमिक की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं विज्ञान से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो मेरा पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट जान लेते हैं। 6 अंक का ये चैप्टर एग्जाम में आता है। ठीक है, 6 अंक का इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसमें से ऑब्जेक्टिव 1 अंक का पूछता है, 2 अंक का रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया जाता है और 3 अंक का विभिन्न अभिक्रियाओं का समीकरण या तो पूछ देता है या फिर उनका डेफिनेशन पूछ जाता है। ठीक है, या अगर मान लेते हैं कि 3 अंक का ऑब्जेक्टिव आ गया तो 3 अंक का रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर का एग्जाम पिछले एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव 1 अंक का आएगा, 2 अंक का समीकरण आएगा और 3 अंक का विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में डेफिनेशन आएगा, या 3 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 अंक का रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, कि वह क्रिया जब अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे क्या क्या एग्जांपल हो गया, जैसे हो गया भोजन का पचना। ठीक है, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, उसके बाद श्वसन, ये सब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो जैसे कि इसमें 2 टर्म है, एक है अभिकारक और एक है आपका उत्पाद। तो ये सब भी आप लोग जानते होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2+Cl2 ये मिलकर बनाता है HCl। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर जो लिखी जाती है, इसके बाईं ओर वो इसको कहते हैं हम लोग अभिकारक। क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक। ठीक है, और जो दाईं ओर लिखी जाती है इसको कहते हैं हम लोग उत्पाद। इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद क्या करते हैं, इसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होते हैं। ठीक है, तो अगर हम अभिकारक का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और उत्पाद क्या करते हैं, और एक है नेक्स्ट टॉपिक है उत्पाद। इनका क्या लिखेंगे, इनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अगर आपको अभिकारक का डेफिनेशन पूछ दे तो भी लिख दीजिएगा, उत्पाद का डेफिनेशन पूछ दे तो भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इस साल आने का चांस है इसका, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण क्या है। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस साल इस क्वेश्चन का आने का बहुत चांस है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, 2 क्वेश्चन को हम जोड़ दिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, आप लोग इसको बीबीआई कर लीजिएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो सिंपल लिखिएगा, रासायनिक, जैसे मान लेते हैं कि इसको समझा देते हैं सबसे पहले कि H2 और Cl2 है, इधर HCl है।
तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे कि अगर समीकरण के दोनों ओर उस अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित सभी तत्वों का अगर सभी तत्वों की संख्या अगर सेम होगा तो वो समीकरण क्या होगा, वो समीकरण आपका संतुलित होगा। ठीक है, जैसे H2 और Cl2 देखिए, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। अगर हम यहाँ पर 2 से दोनों को गुना कर देंगे, देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर दोनों ओर अर्थात अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर सभी तत्वों की संख्या समान होना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के दोनों ओर सभी तत्वों की संख्या समान, जब ऐसे लिख दीजिए कि जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के सभी तत्वों की संख्या समान होती है तो वह समीकरण संतुलित कहलाती है। वो समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल दे दिए, जैसे H2 और Cl2 इधर भी, तो क्या हो गया, दोनों का तत्वों की संख्या हो गया समान। ठीक है, तो ये मेरा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, सेकंड जो इसमें जोड़ दिए हैं क्वेश्चन को, ये 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड एक है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि इसे H2 है और Cl2 है। ठीक है, इसको अभी लिखिएगा नहीं तो समझ लीजिए, ये हो गया आपका HCl। तो एक नियम यहाँ पर काम करता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि रासायनिक समीकरण को किस नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है। तो द्रव्यमान किस नियम के कारण किया जाता है, तो वह है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि इधर वाला अभिकारक उत्पाद दोनों का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए आप, तो अगर मान लीजिए तत्वों की संख्या अगर सेम नहीं होगी तो उसका द्रव्यमान सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या डबल है, इसमें आधा है, तो द्रव्यमान कैसे सेम होगा, नहीं ना होगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका नियम लिखिएगा, इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि इसका नीचे लिखिएगा, इस क्वेश्चन के नीचे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार समीकरण, यहीं पर रासायनिक आप लिख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक लिख दीजिएगा, रासायनिक समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान समान होना चाहिए। अतः इस नियम का पालन करने के लिए, इस नियम मतलब द्रव्यमान संरक्षण, इस नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया। ठीक है, तो ये आपका दोनों का आंसर को मिल गया। ये पहला वाला का पहले लिखा चुके हैं और ये इसका ये वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है सबसे मेन है
ये एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर का 3 नंबर का हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा, वो है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पर रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल लिख रहे हैं और उसको बैलेंस करने का आप लोग को तरीका सिखाएंगे। जो जो जानते हैं वो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम इसमें 3-4 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग दिखाएंगे। Fe प्लस ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का हम लोग अभी तरीका सीखेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल रासायनिक समीकरण का। ठीक है, तो संतुलित करने से पहले आप लोग जो थोड़ा बहुत इनमें दिक्कत होता है तो वो इस 2-3 चीज को सीख लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे कि अगर ए बी कोई कंपाउंड है तो उसका मतलब क्या हो गया कि इस कंपाउंड में ए की संख्या 1 है और बी की संख्या भी 1 है। ए 1 है, बी 1 है। ठीक है, अगर इस तरह से कंपाउंड लिखा गया है, मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखा गया है ए टू बी, तो उसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि इसमें ए कितना है, ए इसमें 2 है और बी इसमें कितना है, 1 है। अगर कोई सिस्टम इस तरह से लिखा गया है ए बी 2, तो इसका मतलब ए 1 है, बी 2 है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसको हम इस तरह से गुना कर दिए हैं ए टू बी को, तो इसका मतलब ए कितना हो गया। तो कोई संख्या को अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ गुना करने का मतलब ये हो गया कि हम इसको भी गुना कर दिए और दोनों को ही गुना किए 2 से। ठीक है, तो जैसे ए 2 था, 2 से गुना किए 4 हो गया, बी 1 था, 2 से गुना किए तो बी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसे ए बी 2 है, अगर हम यहाँ पर 2 दे दिए या 3 दे दिए मान लेते हैं, तो ए कितना है, ये 1 है, 3 से गुना किए तो ये 3 हो गया। बी पहले 2 था और 3 से गुना किए हैं तो 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। ठीक है, और जब भी हम इसको बैलेंस करेंगे तो कौन सा मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं रासायनिक समीकरण को, प्राय हीट एंड ट्रायल मेथड से। कौन मेथड से करते हैं हम लोग, हीट एंड ट्रायल, कि अपने आप से एक संख्या सोचते हैं और उसके थ्रू से उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी संख्या में हम लोग कोई भी गुना करेंगे तो कभी भी इसके बीच में इस तरह से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी हमें गुना करने का होगा तो मेरे पास अधिकार सिर्फ इसके सामने, ये जो कोफिशिएंट है इसके सामने हमेशा हमको गुना करना है, कभी भी बीच में गुना हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला वाला सवाल से। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए Na है, इसमें भी आपका Na है। ठीक है, तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। H कितना है, इसमें 2 है, इसमें H आपका 3 है। तो एक नियम आपको मैं नया नियम बता रहा हूं, सम और विषम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी मौलिक समीकरण के दोनों ओर संख्या हो तो जो विषम संख्या हो उसको सबसे पहले आप सम संख्या में करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें H2 2 है, इसमें H 1 है, तो 2 1 3 हो रहा है, विषम हो रहा है, तो हम इस सोडियम को 2 से गुना कर देंगे। तो सोडियम को जब 2 से गुना कर दिए तो मेरा क्या हो गया, H हो गया 2 और 2 4, H कितना हो गया मेरा 4, सम हो गया सम संख्या। तो यहाँ पर H मेरा हो गया 4, तो इसलिए इसको 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे इसमें 2 से गुना कर दिए, मेरा H पहले 2 था, 2 से गुना किए कितना हो गया 4। इस चक्कर में O कितना हो गया, O हो गया 2, O यहाँ पर 2 हो गया है, सोडियम 2 है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ये मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस सम विषम वाला तरीका आप लोग थोड़ा सा, जो अगर दूसरा विधि से कर रहे हैं तो इस विधि से करने की कोशिश कीजिएगा, आपका जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे इसमें ध्यान दीजिए, इसमें Fe1 है, इसमें Fe3 है। तो चलिए सबसे पहले इस कंपाउंड को बैलेंस कर लिए, Fe3 कर लिए। H2 है, इसमें भी H2 है, O1 है, O4 है, विषम है, इसको सम कीजिए, 4 तो यहाँ भी 4 कर दिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 4 किए तो O4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो यहाँ भी हम 4 कर देंगे, तो हाइड्रोजन मेरा 8 हो गया, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, जैसे इसमें देखिए कार्बन 1 है, कार्बन 1 है,
ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इसमें 3 है। तो मैंने क्या समझाया, जो विषम है इसको सम कीजिए। तो अगर इसको हम 2 से गुना कर देते हैं तो 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो अगर 4 हो गया तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, तो ये भी मेरा बन गया 4। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑटोमेटिक 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ये तो आसान अभी सिखा दिए, 2 से गुना कर दीजिए। इसको ध्यान दीजिएगा, Mn 1 है, Mn 1 है। क्लोरीन कितना है इसमें? 1 है। इसमें क्लोरीन आपका 2 2 4 है, तो इसको सम संख्या में कीजिए, 4 कर दीजिए इसको। 4 क्लोरीन, यहाँ भी 4 हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया इसमें? 4। अच्छा, इसमें और एक चीज और ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कितना है इसमें? 1, इसमें 2। अभी हम क्या सीखा है, उसको सम कीजिए। तो ऑक्सीजन हो गया 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गया। Mn 1 है, बैलेंस हो गया। तो हम लोग इस तरीके से इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम और एग्जांपल ले रहे हैं आपके बीच। फिर है आपका N2 प्लस H2 NH3, ठीक है। Na प्लस O2 Na2O, ठीक है। PbNO3 होल 2 PbO NO2 प्लस O2 H2S प्लस O2 H2O प्लस SO2 CaOH होल 2 HNO3 CaNO3 होल 2 प्लस H2O, ठीक है। फिर आपका है Al प्लस Cu Cl2 AlCl3 प्लस Cu NaOH प्लस H2SO4 H2O और Na प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसमें ध्यान दीजिए, N2 है, N यहाँ पर कितना है? 1 है, तो इसको 2 कर दीजिए। जो पहले इस संख्या को सॉल्व कर लिए, 2 हो गया। इस चक्कर में मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, या 3 दे देंगे, हो गया 6। इसे याद नहीं, नाइट्रोजन 2 है, सीधा 2 दे दीजिए, तो कितना हो गया? नाइट्रोजन 2 हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो अभी आपको हम क्या सिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो सबसे पहला काम, ऑक्सीजन विषम में है, इसको सम में कीजिए। तो ऑक्सीजन को 2 कर दिए, सम में हो गया, तो 2 इधर भी 2, सोडियम 4 हो गया। PbNO3 होल 2 PbNO3 होल 2। इसमें ध्यान दीजिएगा, सिंपल देखिए, वो क्या कीजिएगा इसमें, देखिए इसमें ऑक्सीजन आपका, इसमें Pb 1 है, नाइट्रोजन 1 था, 2 से गुना कर दिए कॉमन, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 था, 2 से गुना किए तो 6 हो गया। इसमें ऑक्सीजन कितना है? 5 है, तो 2 से गुना कर देते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया इसमें 6। कितना हो गया? 6, ठीक है। इस चक्कर में क्या हो गया? Pb हो गया आपका 2, तो आपको 2 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। और जैसे ही यहाँ पर 2 से गुना किए, पूरा दिक्कत हो गया इसमें, देखिए। तो 2 से जैसे Pb को गुना किए, तो Pb तो हो गया 2, लेकिन इस चक्कर में नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4, 2 दूना 4। इसमें नाइट्रोजन कितना है? 1, 4 से गुना कीजिए इसको, नाइट्रोजन हो गया इसमें 4, तो नाइट्रोजन हो गया 4। अब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 थे 12, ऑक्सीजन हो गया 12, गिनिए 2 और 8 10 और 2 12 हो गया बैलेंस, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, H2S सल्फर 1, ठीक है, H2 है, सल्फर 1 है, O2 है, यहाँ 3 है, तो सिंपल बात है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो O कितना हो गया मेरा? 2, O कितना हो गया? 2 2 4, O हो गया मेरा 4। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, 2 से गुना कीजिए, तो हाइड्रोजन भी हो गया 4। इस चक्कर में सल्फर हो गया 2, सल्फर को 2 से गुना कीजिए, तो सल्फर कितना हो गया? 2, सल्फर हो गया 2 2। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 और 2 6, 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है।
इसके बाद आपका सी ए ये वाला, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से एक चीज देखिएगा, जब भी आपके पास NO3 होगा, ठीक है, सल्फेट आयन होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको सिंगल एटम मानने का, ठीक है। कोशिश क्या कीजिएगा कि इसको आप सिंगल एटम मानने का, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा रहेगा तो आप मान लीजिएगा कि NO3 जो है ये 1 है, उसमें NO3 कितना है, 2 है, ठीक है। आप इसको इस तरह से मानिए, ठीक है। ये नहीं कि इसमें N 1 है वो 3 है, इसको आप सिंगल एटम के रूप में मानिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, इसमें 1 है, नाइट्रोजन इसमें 2 है, 2 से इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। इस चक्कर में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 इधर भी 2 है, 4, हाइड्रोजन हो गया आपका 4, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिए इसमें भी सेम कहानी है, एल है कि CU1 है, या 2 है या 3 है। तो अभी हम सिखाए हैं 3 है, इसको सम कीजिए। सम कैसे होगा सर, 2 से गुना का 6 में ये सम होगा, तो 2 से गुना कर दिए, तो इस क्लोरीन हो गया 6, इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, तो ये भी हो गया 6, कॉपर 3 है, कॉपर को 3 से गुना कर दीजिए, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये वाला है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या बोले, इसको आपको सिंगल कंपाउंड मानना है। SO4 1 है, SO4 1 है, NO 2 है, 2 से गुना कर दीजिए NO को, तो कितना हो गया मेरा ये 2, ठीक है। NO2 है तो NO हो गया 2, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। हाइड्रोजन कितना, 2 और 2 4, हाइड्रोजन है 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन को 2 से गुना कर देंगे, ये हो गया 4, ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मेरा है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 3 है। अभी हम सिखाएं सम कर दीजिए इसको, तो 2 और 2 4 सम हो गया, तो इसको भी 4 कर दीजिए, 2 से गुना करके 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, 2 से गुना कर दीजिए। तो जितना भी आपको समीकरण बनाए, इसको आपको इसको लिख के हम जो तरीका सिखाए हैं, इससे आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आप देख लीजिएगा, वो करने में थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। और जितना भी समीकरण समझाएं, ये इतना ही समीकरण का आपको, इतना समीकरण को तो आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा अगर समीकरण आप प्रैक्टिस किए तो सही बात है, लेकिन जितना भी हम समीकरण आपको पढ़ाए हैं, आपको इतना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एग्जाम में हुबहू यही सब समीकरण आपको एग्जाम में बैलेंस करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो ये सब जितना भी पढ़ाए सारा इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसलिए इसको आप बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव में जा रहे हैं, और लास्ट पड़ाव मेरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, ठीक है। कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो सबसे पहले मेरा अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ये सब तो कॉमन चीज है, आप लोग सब एक बार पढ़ लिए हैं, तो आप लोग रिवाइज के तौर पर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए, इसमें 2 अभिकारक ले लिए, ये मिलकर क्या बनाया, एक उत्पाद। तो इसमें से जितना भी अभिकारक 3 4 5 जितना भी अभिकारक ले ले, ये उत्पाद मेरा कितना बनेगा, एक ही बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। एक बार इसका डेफिनेशन बता देते हैं, जिनको नहीं पता वो नोट कर लीजिएगा। जब अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ठीक इसका उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। ठीक इसका उल्टा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं, एकल अभिकारक अनेक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल अभिकारक अनेक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। एकल अभिकारक अनेक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक अनेक उत्पाद का निर्माण करे, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया के तौर पर वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया का आपका 3 पार्ट है। क्या क्या है, तो एग्जाम में देखिए डेफिनेशन पूछता है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण के बारे में पूछ जाता है, ठीक है। तो आपको समीकरण सब एकदम पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका 3 पार्ट होता है। एक को बोलते हैं हम लोग उष्मीय वियोजन। क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया ये किसे कहते हैं, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा पूरा होती है। मतलब जब एक उत्पाद, जैसे इसमें देखिए, तो इसका डेफिनेशन लोग अगर एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछिए तो कैसे लिखिएगा, जब उष्मा के द्वारा एक अभिकारक को
अनेक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मेरा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं? जब विद्युत के द्वारा एक अभिकारक को अनेक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत धारा के द्वारा, जब विद्युत धारा के द्वारा एक अभिकारकों को अनेक उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है तो उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर दीजिए। H2 2 है, इसमें O 1 है, विषम है, इसको सम कर दीजिए। O 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, H2 हो गया 4 कर दीजिए। इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण को जब भी आप लिखिएगा तो उसको बैलेंस करके ही लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? उष्मीय वियोजन क्या, विद्युत वियोजन क्या? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक अभिकारक अनेक उत्पाद का निर्माण करती है तो इस अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में एक पदार्थ अनेक उत्पाद का निर्माण करती है, जब सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में एक अभिकारक अनेक उत्पाद का निर्माण करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको बैलेंस कैसे कीजिएगा? 2 है, 3 है, इसको सम कीजिए। सबसे पहले 2 से गुना किए, क्लोरीन 6 हो गया, सम हो गया। इसको भी 3 से गुना करके 6 हो गया, सम हो गया। 2 है, 2 है। ठीक है, तो ये सम विषम वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है आपको तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, या अगर आप पुराना विधि से अगर कंफर्टेबल है करने में तो वही विधि से आप लोग इसको बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्या है? तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया का पार्ट। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले आप कुछ धातुओं का थोड़ा सा रिएक्टिविटी रेंज देख लीजिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अभिक्रियाशील का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम लिख लीजिए। अभी ये इसको साइड में लिख लीजिएगा नोट करके, अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं पोटासियम। क्या होते हैं? पोटासियम। के मतलब होता है पोटासियम, जानते ही हैं। उसके बाद होता है सोडियम, फिर आपका होता है मैग्नीशियम, फिर आपका होता है एल्युमिनियम, फिर आपका होता है जिंक। ठीक है, फिर आपका होता है फेरस, फिर आपका होता है कॉपर। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? पोटासियम, उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर कॉपर। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या करते हैं, किसे करते हैं? देखिएगा, जब कोई, अच्छा इसका डेफिनेशन आपको हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा इसका डेफिनेशन? कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से अलग कर खुद उसका स्थान ले लेते हैं तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, FeSO4 है, उसके सामने है आपका Zn, या मान सकते हैं, चलिए CuSO4, चलिए Zn लेते हैं, चलिए Zn लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, तो इसमें अभिक्रिया क्या होगा? Zn क्या करेगा? Fe को यहां से हटा के खुद उसका स्थान ले लेगा, खुद उसका स्थान ले लेगा। ठीक है, खुद उसका स्थान ले लेगा। ठीक, और यहां बनेगा Fe, यहां क्या बनेगा? Fe। ठीक है, यहां क्या बनेगा? Fe। तो क्या होगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम डेफिनेशन क्या बताएं? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से हटा के खुद उसका स्थान ले लें तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से हटा के खुद उसका स्थान ले ले, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये क्या होते हैं?
तो इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा, जिससे इसमें हम पहले एग्जांपल लिखा देते हैं, ठीक है। Na2SO4 प्लस BaCl2 ये मिलकर बनता है BaSO4 प्लस NaCl। तो इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या होता है, जब दो यौगिकों को बीच आयनों का आदान प्रदान होते हैं, जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़े हैं उनको पता होगा कि ये जो कंपाउंड है ये इस रूप में होते हैं, ठीक है, और ये जो कंपाउंड है वो इस रूप में होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि यहाँ का प्लस यहाँ आ जाता है, यहाँ का प्लस यहाँ आ जाता है, तो दोनों यौगिकों के बीच क्या होता है, आयन का आदान प्रदान होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ का Ba यहाँ SO4 में आ गया और Na चला गया Cl में, तो ये हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये एक सफेद रंग का एक अपक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, ठीक है। इसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। अपक्षेप को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं और गैस को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया खत्म, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग डेफिनेशन जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जिनको पता है वो ठीक है, जिनको पास नोट्स नहीं है वो लिख लीजिएगा। अगर हम डेफिनेशन लिखाएंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम उसको थोड़ा सा आपको संक्षेप में हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक है अपक्षेप अभिक्रिया। अभी जो प्रेसिपिटेट का निर्माण हुआ, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अपक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। ये शायद 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस साल भी थोड़ा बहुत इसमें ध्यान दीजिएगा, आ सकता है, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगा, अभी आपको बताएं एग्जांपल के तौर पर, कि जैसे मान लेते हैं कि Na2SO4 एक कंपाउंड है, एक BaCl2 एक कंपाउंड है, ठीक है। ये मिलकर बनाया BaSO4 BaSO4 प्लस NaCl, एक अपक्षेप। तो इसका क्या होगा, तो इसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि जब दो विलयन आपस में मिलकर एक अम्लीय पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम अपक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिखा दे रहे हैं क्योंकि इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछ जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जब दो विलयन आपस में मिलकर, जब दो विलयन आपस में मिलकर एक अभिलेय पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिलेय पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। जब दो विलयन आपस में मिलकर एक अम्लीय पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे हम अपक्षेप करते हैं, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। ये अगला सवाल आया 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, इस साल ये पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो शायद ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी में से कोई इस साल आया था, ठीक है। अब उसको एक बार देख लीजिएगा, जो आया था उसको छोड़ के दूसरा वाला रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, या दोनों ही रिवीजन कर लीजिएगा, सिंपल है। ऊष्माक्षेपी एक साथ हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, और एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक क्या है ऊष्माक्षेपी और एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। स्पेलिंग से आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग का मेरा बहुत मिस्टेक हो सकता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होते हैं, वैसे अभिक्रिया जो पूरा होने पर जिससे ऊष्मा निकलती है, वह ऐसी अभिक्रिया
जिसका पूरा होने पर उष्मा उत्सर्जित होते हैं उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जो पूरा होने पर उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऊष्माक्षेपी, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे CaOH2 CaO प्लस H2, इसको जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये मेरा बनता है CaOH2 प्लस प्लस ऊष्मा। तो क्या हो गया इसमें, जब अभिक्रिया हुआ तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी इससे निकल गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए वही सेम लिखाएंगे, वैसे अभिक्रिया जो पूरा होने पर उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन करता है उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें दो क्या, तो एग्जाम में एक अगला या उससे अगला साल यही क्वेश्चन पूछ दिया था और लिखा था ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो उसमें अगर मान लीजिए कि ऊष्माक्षेपी नहीं दिया हुआ है तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। अगर संयोजन अभिक्रिया नहीं दिया हुआ है तो ये ऊष्माक्षेपी होगा, और संयोजन और ऊष्माक्षेपी अगर दोनों ही दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, ए बी दोनों। तो ये जो रासायनिक समीकरण है ये ऊष्माक्षेपी भी है और संयोजन भी है, ठीक है। तो दोनों में काम आता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आंसर में ऊष्माक्षेपी नहीं है, संयोजन अभिक्रिया दिया है तो आंसर संयोजन अभिक्रिया होगा। अगर आपका चार ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया ना देके एक ऑप्शन दिया है ऊष्माक्षेपी तो वो होगा। लेकिन अगर चार में से एक संयोजन दिया हुआ है और एक ऊष्माक्षेपी दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, ए बी दोनों। क्योंकि ये जो समीकरण है यह संयोजन अभिक्रिया में भी काम आता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ये काम आता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट इसका है इसी में का दूसरा पार्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो क्या होते हैं कि इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया, जैसे ये अभिक्रिया है इसको पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर इसमें ऊष्मा नहीं डालेंगे तो ये अभिक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होते हैं कि जिस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उस ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आपका है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन एक समय में करा दे रहा हूं, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया और एक है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में तो जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास स्पेलिंग देख लीजिएगा,
ह्रास होता है या ह्रास कैसे होता है आपका, इसी तरह से होता है ना, क्या होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए आप, सोडियम Na O2 Na2, इसमें क्या हो गया, सोडियम में देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया, तो सोडियम में क्या हो गया, इसमें उपचयन हो गया। इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या ह्रास स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूं, हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जिससे इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये आपस में मिलकर बना देता है अमोनिया। क्या बना देता है, अमोनिया। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन में H जुड़ा, नाइट्रोजन में H जुड़ा तो इसका हो गया अपचयन। सोडियम में O जुड़ा तो हो गया उपचयन, नाइट्रोजन में H जुड़ा तो हो गया अपचयन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपचयन अभिक्रिया, ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। और एक लास्ट अभिक्रिया है, जैसे है जेडन सॉरी CuO प्लस जेडन, तो ये मिलकर बनता है जेडन सॉरी हाँ ठीक, तो CuO प्लस जेडन, ये मिलकर बनता है ZnO प्लस Cu। तो इसमें क्या हुआ, देखिए दो, इसमें क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन हटा तो हो गया इसका अपचयन, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा तो हो गया उपचयन। उपचयन तो इसमें इस समीकरण दिया रहेगा, इसमें आपको लिख देगा किसका अपचयन हो रहा है, किस धातु का अपचयन हो रहा है। तो अपचयन हो रहा है कॉपर का, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन जा रहा है तो कॉपर का अपचयन हो रहा है। अगर ये पूछे कि किस धातु का उपचयन हो रहा है, तो जिंक का उपचयन हो रहा है, क्योंकि जिंक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अगर एक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट में अभिक्रिया का प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की क्रिया एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर ये आप चिपका दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, इसको 3 पार्ट में मैं करा दिया। ऑब्जेक्टिव के लिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चन में करा दिया आपको, समीकरण से 2 या 3 नंबर का आएगा वो एक पार्ट करा दिए। तो लास्ट पार्ट जो है ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में है, ये 3 नंबर या 2 नंबर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में 2 टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, एक है संक्षारण, एक है विकृत गंधिता। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी कि पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आते नहीं है, और संक्षारण को मैं आपको धातु वाला चैप्टर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो और एक दो लास्ट टॉपिक बच गया विकृत गंधिता। ये क्या होते हैं थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो कोई अगर खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाते हैं और उनसे बदबूदार गंध आते हैं, इससे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो इससे बचने का क्या क्या उपाय है, तो हम लोग खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, खाद्य पदार्थों को निष्क्रिय गैस के वातावरण में रख सकते हैं। ठीक है, या खाद्य पदार्थों में
एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का, खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक पदार्थ जो उस खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन के संपर्क में आने नहीं देगा। तो ये 2-3 चीज आप लोग कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में 6 नंबर आप लोग पूर्ण रूप से अर्जित कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी इसमें और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बच गया उसको मैं एक अलग वीडियो में आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।